नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की रैली में दिखे उन दो विधायकों के बारे में जो आरजेडी छोड़ अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। पीएम मोदी के मंच पर दिखे, ये बात साफ नहीं हो पाई है कि वो बीजेपी में शामिल हुए हैं या जदयू में शामिल हुए हैं, लेकिन ये दोनों विधायक, इन दोनों विधायकों के पीछे एक बड़ा नाम है, राजबल्लभ यादव। आपने सुना होगा कि हाल ही में वो रिहा हुए हैं और इसके पहले वो आरजेडी से मंत्री रह चुके हैं और 1990 से वो आरजेडी से जुड़े रहे हैं। उनकी पत्नी विभा देवी वो आज एनडीए के मंच पर दिखी। उनके साथ ही प्रकाश वीर एक दूसरे विधायक हैं जो कि राजबल्लभ यादव के ये भी मित्र हैं, ये भी नरेंद्र मोदी के मंच पर दिखे। इन दोनों का इंपैक्ट क्या पड़ेगा आरजेडी पर और बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की यात्रा पर। राहुल गांधी की यात्रा पर कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं या लोग तंज कस रहे हैं कि ये यात्रा यादव और मुस्लिम बाहुल इलाके से ही गुजर रही है, बाकी क्षेत्रों में नहीं हो रही है। इसकी सच्चाई क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज वरिष्ठ पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, स्वागत है। सर, पहला जो सवाल है वो यही है कि राजबल्लभ यादव को अचानक से रिहा होना उनका और उसके साथ ही उनकी पत्नी का एनडीए में शामिल होना, एनडीए के मंच पर दिखना, और दूसरे जो विधायक हैं प्रकाश वीर वो भी इनके मित्र ही हैं। क्या ये समीकरण बन रहा है और इन सब के पीछे क्या पॉलिटिकल जो बीजेपी का जो प्रयास और कितना किसको फायदा हो सकता है बीजेपी को? देखिए, प्रमंडल वाइज देखा जाए तो मगध प्रमंडल में जो जिले आते हैं जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल और नवादा, इसमें 26 विधानसभा की सीटें हैं और 26 विधानसभा की सीटों में अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाती है। लोकसभा में भी नवादा सीट को छोड़ दिया जाए तो जो औरंगाबाद की सीट थी, जहानाबाद की सीट थी, उस पर इंडिया गठबंधन की जीत हो गई थी। इसको लेकर के एनडीए गठबंधन में एक कोशिश तो चल ही रही थी। ठीक है, बाई इलेक्शन में वो गया का ही एक सीट था विधानसभा का, सुरेंद्र यादव के ये लड़ रहे थे, बेटे लड़ रहे थे और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन लग रहा था कि मगध में हम कमजोर पड़ रहे हैं। इसकी पटकथा लिख दी गई थी लोकसभा चुनाव के समय में, क्योंकि नवादा राजबल्लभ यादव का एक तरह से माना जाता है कि गढ़ था। आरजेडी उस तरह से प्रमोट भी उनको करता था, लेकिन जब वो जेल में चले गए राजबल्लभ यादव, उसके बाद धीरे धीरे दूरियां बढ़ते गई और आज तो उनकी पत्नी ने आरोप भी लगाई है कि हमसे पैसे मांगे जा रहे थे, हम क्यों पैसे देंगे, हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। और जो जिस कुशवाहा को लड़ाया गया था लोकसभा का चुनाव, तो उनके प्रति भी एक इनके परिवार के अंदर में एक तकलीफ थी। प्रकाश वीर तेजस्वी यादव से नाराज तो थे ही, उनको इसके भी संकेत मिल रहे थे कि इस बार उनको रजौली से टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजबल्लभ यादव के करीबी। तो विभा देवी तो उनकी पत्नी ही हुई और जो प्रकाश वीर जो रजौली से विधायक हैं, क्योंकि ये नवादा से विधायिका हैं, वो रजौली से विधायक हैं, तो दोनों को लगा कि हमारे हिस्से में लगता है कि इस बार आरजेडी टिकट भी नहीं देगी और भाव भी नहीं देगी, और इस वजह से इन लोगों ने निश्चित रूप से बीजेपी से संपर्क साधा होगा। आज प्रधानमंत्री हैं मगध यूनिवर्सिटी के मैदान में, बोधगया में, तो वहां ये लोग शामिल हो गए। तो शायद मगध के समीकरण को बदलने के लिए अभी कह रहे थे ना कि राहुल गांधी की यात्रा वहां से निकल रही है जहां से यादव और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो एक मनोरमा देवी जो सुरेंद्र यादव का अभेद्य दुर्ग माना जाता था बेलागंज, उसको बाई इलेक्शन में जेडीयू ने टिकट देकर के हरवाया। मतलब कि यादव समाज एनडीए के साथ भी खड़ा है। और नवादा में राजबल्लभ यादव, जिनका की एक प्रभाव था, लालू प्रसाद अगर कुछ भी तय करते थे नवादा में, 5 विधानसभा है, तो वहां राजबल्लभ यादव ही तय करते थे। तो राजबल्लभ यादव को अपने पाले में ला करके बीजेपी ने ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि माई समीकरण अब इंटैक्ट नहीं है, यादव भी हमारे साथ आ रहे हैं। और राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को शामिल कराना एक, जिसको कहते हैं ना कि सिंबॉलिक एक मैसेज है कि ये बता देना आरजेडी को
कि आपके यहाँ से कई लोग हमारे यहाँ आने के लिए तैयार हैं। तो मगध में अपनी मजबूत पकड़ बनाने का आज एक छोटा सा आपको तस्वीर दिखाई पड़ी, जिसमें विभा देवी और प्रकाश वीर नरेंद्र मोदी जी के मंच पर दिखाई पड़ते हैं, और एक तरह से मान लिया जाए कि अब आज से वो भाजपा के साथ ही खड़े हो गए। बीजेपी क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था विभा देवी ने कि जब फ्लोर टेस्ट बिहार में हो रहा था उस समय हमें पैसे मांगे गए थे हमसे, हम पैसे देने में सक्षम नहीं थे, इस वजह से पार्टी की नाराजगी हमारे ऊपर थी। तो और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि राजनीति में जो चीजें चाहिए वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अब आरजेडी से अलग होना ही उचित समझा। राजवल्लभ यादव का इम्पैक्ट कितना होगा इस क्षेत्र में? जो देखा जाए तो अभी उपचुनाव में जैसे देखा कि आपने कि 2 सीटें ये जीता इन्होंने, उसके अलावा माझी की बहू जीती ही, माझी खुद वहाँ से सांसद हैं, विधायक हैं, तो ये चीज़ें कितना प्रभाव पड़े? और जब ये इंक्लूड हो रहे हैं राजवल्लभ यादव, तो इनका कितना प्रभाव है उस क्षेत्र में? देखिए, प्रभाव तो है ही ना। राजवल्लभ यादव जो हैं, चूंकि राजवल्लभ यादव नवादा की ही राजनीति करते रहे हैं, 2 बड़े यादव हैं वहां नवादा में, एक कौशल यादव का परिवार और एक राजवल्लभ यादव का परिवार। जब राजवल्लभ यादव राजद में होते हैं तो कौशल यादव एनडीए में होते हैं। अभी कौशल यादव को आरजेडी में शामिल कराया गया तो राजवल्लभ यादव एनडीए में चले गए। तो दोनों यादवों की वर्चस्व की लड़ाई है। और मैं बता रहा हूं ना कि जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, ये जो 5 जिले हैं ये मिलाकर के मगध प्रमंडल है, तो जहां 26 विधानसभा की सीटें हैं। तो माना जाता है कि यहाँ पर जिन कारणों से भी सही, लेकिन इंडिया गठबंधन 15 में भी और 20 में भी मजबूत पकड़ बनाए रखी। शाहाबाद में भी 22 सीटें हैं, 20 सीटें जीत गई थी इंडिया गठबंधन। तो मगध की जमीन को फिर से एक बार एनडीए मजबूत करना चाहती है। जीतनराम मांझी गया से हैं, तो गया को रखना चाहते हैं मजबूत, और नवादा से अब उनके साथ राजवल्लभ यादव खड़े हो गए तो एक समीकरण का भी लाभ मिलेगा, और नवादा से इनके सांसद भी हैं। तो राजवल्लभ यादव के आने से एनडीए वहां मजबूत होते हुए दिखती है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, एक चर्चा है, कुछ लोग तंज कसते हैं और ये बात करते हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ठीक है, आरजेडी का अपना समीकरण है, एमवाई समीकरण है जिस पर वो लोग काम करते हैं, और इसके साथ ही वो लोग ये भी कहते हैं कि हम हर समाज के लिए काम कर रहे हैं और सबका वोट जो है हमको मिलता है। वो आरजेडी की बात है। लेकिन राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो एकदम से आरजेडी के लाइन पर दिख रहा है। ऐसा लोग तंज कस रहे हैं कि मुस्लिम और यादव इन बाहुल्य इलाकों से ही गुजर रहा है। इनके पीछे क्या सच्चाई है, क्या है इनका रूट क्या है, और क्या है वहां का समीकरण जिधर से गुजर रहा है? नहीं, वो उस रूप में मैं नहीं देखता हूं, लेकिन हाँ, जहां से इनके सांसद हैं, अब सासाराम से इनके सांसद हैं मनोज राम, तो यात्रा की शुरुआत इन्होंने सासाराम से की। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा आरजेडी के सांसद हैं, तो यात्रा औरंगाबाद गई। फिर ये गया से निकले जहां सुरेंद्र यादव का एक अपना प्रभाव है। फिर कौशल यादव वगैरह का इलाका जो नवादा है वहां से निकला। तो इलाके तो हैं जहां पर मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन वहां मजबूत स्थिति में है। तो चूंकि सासाराम तो सुरक्षित है, तो वो इलाका केवल ये नहीं मैं मानता हूं कि यादव बहुल ही है, लेकिन लोकसभा की सीटें इनके पास वहां है, विधानसभा के जीते हुए विधायक हैं, तो ये कंफर्ट जोन से ही अपने यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। और फिर सीमांचल में जो किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इसको तो वो मानते हैं कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कटिहार और किशनगंज से तो कांग्रेस के सांसद ही हैं। तो जो जहां इनकी राजनीतिक जमीन मजबूत रही है, जहां से इनके एमपी रहे हैं, एमएलए जीते हैं, उस इलाके को इन्होंने प्रेफर किया है। हाँ, बहुलता के तौर पर वो मतदाता भी हैं जिस मतदाता की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो यादव बहुल मतदाता क्षेत्र है या मुस्लिम बहुल मतदाता क्षेत्र है, तो ये इलाकों में यादवों की अच्छी खासी संख्या है। और मुस्लिम बहुल इलाका तो वो सीमांचल के इलाके में पड़ता है। तो जो 20-25 जिले का रूट चार्ट इनका है उसमें ये तो दिखता है कि जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है, और जहां इनकी राजनीतिक जमीन मजबूत रही है उसको भी ये लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मजबूत क्षेत्र में जैसे ये यात्रा कर रहे हैं, इन सब का कितना इनको फिर फायदा हो सकता है? क्योंकि ये कहीं न कहीं ये चर्चा हो रही है कि ये
लालू परिवार और तेजस्वी यादव इन सब के प्रभाव से कांग्रेस नहीं निकल पा रही। दावा तो ये कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं अपने दम पे और हमारा मतलब कि हमारा प्रभाव बड़ा है और हम सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। ये कहने को ये भी चल रहा है, चर्चा काफ़ी है कि राहुल की यात्रा, ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी उसमें भागीदार हुए हैं, तेजस्वी की यात्रा नहीं है। लेकिन रूट उस हिसाब से है कि वो लगता है कि हाँ वो तेजस्वी की भी बराबर का यात्रा है और तेजस्वी यादव के हिसाब से ही या आरजेडी के हिसाब से ही सब चीज़ें सेट हो रही हैं। तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्या कांग्रेस या अभी भी वो तेजस्वी के प्रभाव में ही ये यात्रा कर रहे हैं? एक छोटा उदाहरण आपको बताता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बक्सर में उनका प्रोग्राम दिया गया था और 3000 कुर्सियां पंडाल में लगाई गई थी। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे तो मात्र 150 लोग वहां थे, बाकी सारी कुर्सियां खड़ी थी। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वहां का विधायक हो कांग्रेस का, बक्सर का सांसद आरजेडी का हो जो मंच पर मौजूद हो और 3000 कुर्सियां नहीं भरी है, तो शायद आप समझ गए होंगे कि यात्रा भले राहुल की हो लेकिन प्रभाव तो तेजस्वी यादव का है बिहार में। भीड़ तेजस्वी का ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव है, बिल्कुल तेजस्वी यादव का प्रभाव है और इसी वजह से वो रूट चार्ट आपको दिखता है। जहां यादव बहुल कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जहां इनकी जीती हुई सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसीलिए वो रूट चार्ट वैसे बनाया गया है मैं इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए। हाँ, यात्रा राहुल जी ने तय किया है, तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए अभी से ही प्रधानमंत्री बना रहे हैं राहुल गांधी को कि भाई 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आती है तो इनके पिताजी लालू प्रसाद जी कह देते हैं कि ममता बनर्जी क्या खराब है भाई, अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी कर ले तो क्या बुरा है, मतलब वो भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उस समय इनके स्टैंड बदल जाते हैं। अभी कह रहे हैं कि चूंकि अल्लाह बरू कह दे रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो जनता चुनती है, विधायक लोग चुनते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा। ये कह रहे हैं कि 2029 में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो तेजस्वी जी उस यात्रा के साथ अपने को इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जल्दी से पत्ता खुले, न केवल हम कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन रहे बल्कि बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर भी हमारी घोषणा कांग्रेस या जो गठबंधन के साथी हैं वो कर दें। प्रभाव जमाए रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल एक इसी में से और है, उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे कि राहुल गांधी की जो यात्रा है किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, जाहिर सी बात है यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है। लेकिन इसी क्षेत्र से एक छोटी सी पार्टी जो बिहार में छोटी है, खासतौर से AIMIM 5 सीटें पिछली बार जीत लेती है, इस बार उनका लगातार वो दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस बार भी नुकसान करेंगे और उससे ज़्यादा करेंगे। क्या लगता है कि तेजस्वी क्यों उनको दरकिनार कर रहे हैं और इस क्षेत्र में फोकस बनाए हुए हैं? इससे अलग क्षेत्रों में उतना फोकस नहीं बना पा रहे हैं ये यात्रा जो जिस हिसाब से गुजर रही है। तो क्या लगता है कि वो चीज़ें रिपीट होंगी या वहाँ के लोग अब ऐसा समझ चुके हैं कि ठीक है पिछली बार दे दिए थे, इस बार इन्हीं को देना है? नहीं, ऐसा नहीं मान के चला जाएगा कि हम लोग ओवैसी जी को बिल्कुल खारिज कर दें उस इलाके में। लेकिन 3 सांसद तो एक तरह से इन्हीं के साथ हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव वो कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं और ठीक है वो भान पर उनको नहीं चढ़ने देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ ही हैं। कांग्रेस उनको बराबर आमंत्रित भी करती है। फिर ये जो किशनगंज और कटिहार, ये 2 जगह तो कांग्रेस के सांसद हैं। अररिया ये नहीं जीत पाए। सर पप्पू यादव कांग्रेस के सांसद तो हैं, लेकिन बीमा भारती के चुनाव में देखा गया था कि ये कुछ खास शिफ्ट आरजेडी की मदद नहीं कर पाए थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये आरजेडी के खाते में जो सीटें जाएंगी उस पर पप्पू यादव कुछ मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पप्पू यादव कांग्रेस के साथ है, आरजेडी उनको कितना पसंद करेगी ये तो आप ही ने बता दिया। बीमा भारती का मामला हो या कहीं और मामला हो, आरजेडी भी उनसे समान दूरी बना करके रखती है। आरजेडी तो इनको टिकट भी नहीं लेने दी, जबकि पूरी पार्टी को इन्होंने शामिल करा दिया था कांग्रेस में और इनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और आज भी कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये निर्दलीय ही है। तो पप्पू यादव एक कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं। तो कांग्रेस और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि ओवैसी के लिए हम कोई सीमांचल में स्पेस न बनने दें। पिछली बार 19 सीटों पर ओवैसी की पार्टी लड़ी थी, 5 सीटें जीत गए थे।
ठीक है, 4 लोगों को फिर आरजेडी ने अपनी पार्टी में मिला लिया, लेकिन अख्तर इमाम जो एक विधायक हैं वो तो इनके साथ रह ही गए थे। तो मैं मानता हूं कि ये चीजें हैं, लेकिन युवा वर्ग या ओवैसी जी का अपना प्रभाव कि वो जो 47 मुस्लिम बहुल जो विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, उसमें ओवैसी जी ये कहते हैं कि क्या आपको उन सीटों पर टिकट देती है आरजेडी या इंडिया गठबंधन जहां आपकी संख्या अधिक है, जहां आपकी संख्या कम होती है वहां से टिकट देती है और इस वजह से आप चुनाव जीत नहीं पाते हैं। जहां बहुलता में होते हैं वहां दूसरी जाति के लोगों को ये लोग उम्मीदवार उतार देते हैं, बस आप उनके वोट बैंक बन के रह जाते हैं। ये बातें युवा मतदाताओं में, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के युवा मतदाताओं को अपील करता है। इसलिए ओवैसी जी को सीमांचल में खारिज कर देना मुझे उचित नहीं लगता। अब कितनी सीटें जीत पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सीमांचल में अगर ओवैसी के कैंडिडेट होंगे, अभी तो थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा थर्ड फ्रंट तैयार होता है, तो उनको खारिज नहीं किया जा सकता है कि वो इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक ठीक, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो बिहार में वर्तमान चीज़ें चल रही हैं उसमें से एक खास चीज़ यही है कि आरजेडी के 2 विधायक और 2 विधायक एक खास क्षेत्र के हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां रैली कर रहे हैं, उस जगह पे, उस मगध क्षेत्र में वो दिख रहा है साफ साफ कि वहां पे राजवल्लभ यादव और उनका जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी पत्नी, उनके दोस्त, ये लोग बीजेपी या एनडीए से अलाइन होते दिख रहे हैं। इन सब का असर कितना पड़ेगा ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा जब परिणाम आएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राग बिहारी, जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।